हेलो दोस्तों, आज मैं प्राची के साथ आपको आज की स्टोरी बोलोगी। फिर स्टार्ट करते हैं। घर की बीवी पास वाले घर माई। अंजू एक कॉलेज में इंग्लिश की प्रोफेसर थी। उस दिन जैसे ही वह कॉलेज पहुंची तो उसने देखा कि सभी झुंड बनाकर किसी के मोबाइल पर कुछ देख रहे हैं। सबको एक साथ इस तरह इंटरेस्ट लेते हुए देखकर उसके मन में भी उत्सुकता जागी। उसने दूर से ही ऊंची आवाज करके पूछा, इतनी दिलचस्पी के साथ क्या देखा जा रहा है? उनमें से किसी एक ने जवाब देते हुए कहा, किसी कवि मिथिलेश कुमार की तस्वीर वायरल हो रही है, देखो कैसे भिखारियों के बीच बैठा है। मिथिलेश कुमार का नाम सुनते ही अंजू के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत पास जाकर मोबाइल पर वो तस्वीर देखी। तस्वीर देखते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मिथिलेश कुमार किसी जमाने में जाना माना कवि और पत्रकार हुए करता था। भले ही उसने ज्यादा नहीं लिखा था, लेकिन जितना लिखा था वो दिल छूने वाला था। वायरल होती तस्वीर में वो सड़क किनारे भिखारियों के बीच बैठा दिखाई दे रहा था। साफ सुथरे कपड़े पहने थे, बाल सलीके से बने हुए थे। गर्मी होने के बावजूद गले में हरे रंग का मफलर, सिर पर टोपी और पाँव में ऊन से बने हुए जूते थे। चेहरे से नजर आ रहा था जैसे उसे इस बात की कोई खबर ही नहीं है कि वो कहाँ है। अंजू ने तस्वीर के नीचे खबर पढ़ी तो उसे मालूम हुआ कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसके घर वालों का कहना था कि वो रोज सुबह नहा धोकर घर से निकल जाता है और इस तरह भिखारियों के बीच में जाकर बैठ जाता है। लोग कुछ खाने को दे या पैसे पकड़ाए तो वो नहीं लेता। कोई नहीं जानता था कि उसे आखिर चाहिए तो क्या चाहिए। अंजू खबर पढ़ते ही बेचैन हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही तो उसने मिथिलेश को याद किया था। किताबों की अलमारी ठीक करते हुए एक किताब में अंजू को मिथिलेश की लिखी एक कविता उसका इंतजार करते हुए मिली थी, जो खुद मिथिलेश ने अंजू को दी थी। तब से उसका मन यह जानने को मचल रहा था कि अब मिथिलेश कहाँ है। वह अपने पिता से पूछना चाहती थी, मगर संकोचवश नहीं पूछ पाई। कुछ साल पहले जो भी हुआ था, उसके बाद उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई मिथिलेश का जिक्र भी अपने माँ पिता के सामने करने की। अंजू के पिता एक हिंदी अखबार में काम करते थे, वही मिथिलेश का आना जाना था। एक दिन उसके पापा उन्हें घर ले आए और सबसे कहा, आज से ये हमारी छत पर बनी बरसाती में रहेंगे। अंजू को उसके अपने घर पर रहने से ज्यादा इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि वो उनकी बरसाती में रहेंगे। ऐसे तो उसका अपना अलग से कमरा था, मगर जब घर वालों से थोड़ा स्पेस चाहिए होता था तो वो इसी बरसाती में आकर कुछ समय बिताती थी। उसे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने पापा से अपनी नाराजगी दिखाते हुए कहा, आप ऐसे किसी को भी हमारे घर में रहने कैसे दे सकते हैं? अंजू के पापा ने उसे चुप करवाते हुए कहा, मानवता भी कोई चीज होती है। उनके पास इस वक्त रहने को कोई जगह नहीं है। अंजू को अपने पापा से ये भी पता चला कि मिथिलेश मस्तमौला टाइप का आदमी है। पैसों का ज्यादा मोह भी नहीं है। जब जरूरत होती है, दो चार आर्टिकल्स इधर उधर के लिए लिख लेता है या किसी कवि सम्मेलन का हिस्सा बन जाता है। स्वभाव का वो काफी मिलनसार है। इसी वजह से लोग उसे अपने घर में रहने को जगह दे देते थे, पर वह कभी एक साल से ज्यादा किसी के घर पर रहता नहीं था। जिस दिन मिथिलेश अपना सामान लेकर आया, अंजू अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकली। उस वक्त मिथिलेश की उम्र कोई 45 वर्ष के आसपास होगी। अंजू तब कॉलेज में प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रही थी। रात को अंजू के पापा ने मिथिलेश को डिनर के लिए अपने यहाँ ही बुला लिया। तब मिथिलेश ने अंजू से कहा, माफ करना अंजू, मुझे नहीं पता था कि वो बरसाती तुम्हारे लिए इतना मायने रखती है। पहले पता होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। अंजू को यह सोचकर ही गुस्सा आ रहा था कि उसके पापा ने यह बात भी उसको बता दी। कुछ दिनों बाद अंजू जब अपनी क्लास से लौट रही थी तो उसने देखा कि मिथिलेश आसपास के सभी छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें एटलस में दुनिया भर की अलग अलग जगह दिखा रहा था। अंजू को देखते ही मिथिलेश मुस्कुरा दिया। अंजू भी जवाब में मुस्कुराकर चुपचाप अंदर चली गई। फिर एक दिन अंजू छत पर कपड़े डालने गई। मिथिलेश उस वक्त घर पर नहीं था। बरसाती का दरवाजा खुला हुआ था। उसने उत्सुकतावश अंदर झांक कर देखा। कमरे में एक जगह किताबों का ढेर लगा हुआ था। उसके कुछ दूरी पर बहुत सारे अखबार बंधे पड़े थे। एक तरफ एक फोल्डिंग पलंग बिछा हुआ था।
एक कपड़ों का सूटकेस था और रसोई के नाम पर एक स्टोव और कुछ बर्तन थे। तभी उसे पीछे से मिथिलेश के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। वो उसे देखकर सकपका गई और बहाना बनाते हुए बोली, वो दरवाज़ा खुला था। किताबें दिखाई दी तो बस देखने चली आई। अंजू की बात सुनकर मिथिलेश हंसकर बोला, तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो और जो किताब चाहिए ले सकती हो। अंजू शुक्रिया कहकर वहाँ से जाने लगी। मिथिलेश ने उसे रोकते हुए कहा, देखोगी नहीं, मेरे कलेक्शन में कौन कौन सी किताबें हैं। अंजू उसके कहने पर रुक गई। उसने जो बहाना बनाया था उसे निभाना जो था। अंजू ने देखा कि उसके पास हर तरह की किताबें थीं, अंग्रेजी हिंदी दोनों में। कुछ प्रतिष्ठित मैगजीन्स के स्पेशल एडिशंस भी थे। फ्रेंच काफ्का का एक उपन्यास देखते ही अंजू की आंखों में चमक आ गई। उसने वो उपन्यास उठाते हुए मिथिलेश से कहा, मेरा बहुत दिनों से मन था इसे पढ़ने का, बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा था। अंजू की खुशी देखकर मिथिलेश उसे फ्रेंच काफ्का के बारे में बताने लगा। अंजू ने मिथिलेश की जानकारी पर हैरानी जताते हुए पूछा, आपको इतना सब कैसे पता है। बस यूं समझ लो कि यह सब पता करना ही शौक है मेरा, मिथिलेश ने जवाब दिया। फिर कुछ दिनों में अंजू यह भी जान गई कि मिथिलेश एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है। उससे किसी भी विषय पर पूछ लो, उसे उसके बारे में पता होता था। यह उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, जब कंप्यूटर्स घर घर और गूगल सबके हाथों में नहीं हुआ करता था। अब वह अक्सर समय मिलने पर क्रोशिया और ऊन लेकर उससे बातें करने छत पर चली जाती थी। उसे क्रोशिया चलाना बहुत पसंद था। वह अंग्रेजी का प्रोफेसर बनने के लिए अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन कर रही थी। इसमें मिथिलेश उसकी काफ़ी मदद कर दिया करता था। एक दिन उसे बातों बातों में पता चला कि मिथिलेश हफ्ते में सिर्फ एक बार नहाता है, पर कपड़े रोज बदलता है। अंजू को यह जानकर बड़ा अचंभा हुआ। उसने मिथिलेश से पूछा, हफ्ते में एक बार नहाने के पीछे क्या स्टोरी है। मिथिलेश ने उसकी उत्सुकता दूर करते हुए कहा, अब इसे मेरा अंधविश्वास कह लो या फिर कुछ और। एक बार किसी ने मेरा हाथ देखकर कहा था कि जितना ज्यादा नहाओगे उतनी ही तुम्हारी लिखने की क्षमता कम होती जाएगी। यह सुनकर अंजू बहुत हंसी और कहा, अगर आप जैसे पढ़ने लिखने वाले लोग ऐसी बातों पर विश्वास करेंगे तो समाज को सही दिशा कौन दिखाएगा। मिथिलेश ने जवाब में कहा, हमारा काम सही दिशा दिखाना नहीं है। हम जो जैसा है वैसा लोगों के सामने रखते हैं, बगैर उसके साथ छेड़छाड़ किए। अंजू फिर कुछ नहीं बोली। वह खुद को मिथिलेश की बातों के आकर्षण में बंधता हुआ महसूस कर रही थी। एक दिन मिथिलेश सिलबट्टे पर हरे धनिये की चटनी पीस रहा था। बगल में उबले हुए आलू रखे थे और स्टोव पर तवा चढ़ा हुआ था, जो लगभग जल चुका था। अंजू ने ये सब देखते ही उससे पूछा, आप इस तरह का खाना खाते हैं। मिथिलेश ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जब घर में खाता हूँ तो यही खाता हूँ। फिर अंजू ने कुछ देर खामोश रहने के बाद पूछा, आपने शादी क्यों नहीं की। मिथिलेश ने तवे पर रोटी डालते हुए कहा, भला कौन मेरे साथ इस तरह की बंजारों वाली जिंदगी जीने को तैयार होती। अंजू ने उसकी रोटियों की परफेक्ट गोलाई देखते हुए कहा, ऐसा भी तो हो सकता था कि आप उनकी तरह जीना शुरू कर देते। यही तो डर था, मैं खुद को बदलना नहीं चाहता, मिथिलेश ने जवाब दिया। अंजू जब जाने लगी तो मिथिलेश ने उससे कहा, सुनो, मेरे पास एक प्रोग्राम का इनविटेशन है। मुझे वहाँ अपनी कुछ कविताएं पढ़कर सुनानी है। तुम्हारा एक फेवरेट राइटर भी आने वाला है। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। अपनी पसंद के राइटर से मिलने का ख्याल अंजू के दिल में गुदगुदी मचाने लगा। उसने अपने पेरेंट्स से बात की। अंजू की माँ को तो वैसे ही उसका मिथिलेश से इतनी नज़दीकियाँ रखना पसंद नहीं था। उन्होंने प्रोग्राम के बारे में सुनते ही उसे जाने से मना कर दिया, मगर अंजू के जिद करने पर उसके पापा ने उसे इजाज़त दे दी। वहाँ जाकर अंजू को बहुत मज़ा आया। उसके लिए लेखकों और कवियों से पसंदनी मिलने का अनुभव बिल्कुल नया था। फिर उसने मिथिलेश को उसकी कविता पढ़ते सुना। पहली बार उसे किसी हिंदी कविता में इतना जादू महसूस हुआ था। वापस लौटते हुए उसने मिथिलेश से कहा, आपको अपनी कविताओं का कलेक्शन पब्लिश करवाना चाहिए। यह सुनकर मिथिलेश कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर उससे बोला, तुम चाहती हो तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ।
अंजू मिथिलेश की बात सुनकर खुश हो गई और उससे बोली, इसमें सोचना क्या है, हम इसी वीकेंड पर आपकी सभी कविताओं को अच्छे से टाइप करके उन्हें पब्लिश करवाने के लिए रेडी कर देंगे। वीकेंड भी आ गया। अंजू मिथिलेश से कंप्यूटर पर टाइप करने की जिद करने लगी। मिथिलेश को हाथ से ही लिखना पसंद था। उसे ना तो ठीक से कंप्यूटर चलाना आता था और ना ही सीखने में दिलचस्पी थी, मगर वह अंजू की जिद के आगे हार गया। अंजू ने उसे इतना सिखा दिया था कि वो अपनी कविताओं को टाइप कर सके। किताब की लॉन्च वाले दिन मिथिलेश अच्छे से नहाया और वही शर्ट पहनी जो अंजू ने उसे तोहफे में दी थी। यह उसकी पहली किताब पब्लिश हो जाने पर उसको मिला पहला तोहफा था। लॉन्च में आए हुए मेहमानों में से किसी ने उससे पूछा, आज तक आप यही कहते आए थे कि आपको अपनी कविताओं की किताब छपवाने का कोई शौक नहीं है, फिर अचानक से क्या हो गया? कौन आपकी प्रेरणा बना? प्रश्न सुनकर मिथिलेश ने पहले अंजू की तरफ देखा और फिर कहा, आज तक ऐसा कोई मिला ही नहीं था जिसने मुझसे किताब छपवाने की जिद की हो। अब मेरी जिंदगी में ऐसा कोई है जिसकी बात मैं टाल नहीं सकता। सबके जिद करने पर भी मिथिलेश ने अंजू का नाम नहीं लिया। इस बात के लिए अंजू ने उसे आंखों ही आंखों में शुक्रिया भी कहा। कुछ समय बाद ही सर्दियां आ गईं। अंजू ने उसे अपने हाथ से बने क्रोशिये का हरे रंग का एक मफलर, टोपी और घर में पहनने के लिए उनके जूते दिए। ये सब चीजें देखकर मिथिलेश की आंखों में पानी आ गया। कभी किसी ने उसके बारे में इतना नहीं सोचा था। अंजू ने उसके कमरे का सारा सामान भी ठीक से लगा दिया था। वो भी अंजू के लिए कुछ करना चाहता था। बहुत सोचने के बाद उसने तय किया कि वो अंजू को किसी अच्छी जगह लंच पर ले जाएगा। पैसों का इंतजाम करने के लिए उसने 2 अंग्रेजी किताबों के अनुवाद का काम ले लिया। इसके बदले उसे थोड़ा सा एडवांस मिल गया था। फिर एक दिन उसने अंजू से पूछा, अंजू, क्या तुम इस वीकेंड पर मेरे साथ लंच पर चलोगी? तुमने इतना कुछ मेरे लिए किया है, मैं ठीक से तुम्हारा शुक्रिया भी नहीं कर पाया। अंजू ने फौरन हाँ कर दी। मिथिलेश मन ही मन बहुत खुश हुआ। वो बेसब्री से वीकेंड का इंतजार करने लगा। जब वो दिन आया तो मिथिलेश सुबह सुबह ही नहा धोकर तैयार हो गया। बालों को भी अच्छे से सेट किया। अंजू ने उसे टिप टॉप देखकर दूर से ही सीटी मारी। अंजू की इस हरकत पर मिथिलेश शर्मा गया। जब उसने अंजू से चलने का इशारा किया तो अंजू ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे अचानक ही किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, हम फिर कभी लंच पर चलेंगे। यह सुनकर मिथिलेश मायूस हो गया और अकेले ही घर से बाहर निकल गया। उसी दिन शाम को उसने देखा कि अंजू किसी लड़के के साथ है। दोनों को देखकर ही लग रहा था कि वो एक कपल हैं। मिथिलेश को उन्हें इस तरह साथ देखकर अच्छा नहीं लगा। उसे जलन महसूस हुई। वो उनका पीछा करने लगा, लेकिन अंजू की नज़र से वो बच नहीं पाया। इस तरह पकड़े जाने पर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो वापस घर लौट आया। घर आते ही अंजू भी उससे बात करने छत पर गई और उससे पूछा, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मिथिलेश चुप रहा, क्योंकि उसके पास अंजू के प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। पर अंजू नहीं मानी और उसके जवाब के लिए जिद पर अड़ी रही। उसकी जिद देखकर मिथिलेश ने कहा, तुम मेरी प्रेरणा हो। तुमसे मिलने के बाद से ही मेरा मन ज्यादा से ज्यादा लिखने को करता है। तुम मेरी सब बातें बिना कहे समझ जाती हो और मेरे लिए तुम कितना कुछ करती हो, इसीलिए मुझे तुम्हें किसी और के साथ देखकर अच्छा नहीं लगा। अंजू उसकी बात सुनकर चौंक गई और कहा, ये क्या कह रहे हैं आप मेरे लिए बस। मिथिलेश ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तुम समझ रही हो न मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले अंजू कुछ कहती, अंजू की मां ने मिथिलेश को अंजू का हाथ पकड़े देख लिया और उससे चुपचाप उनका घर छोड़कर चले जाने को कहा। मिथिलेश ने अंजू की तरफ देखा। अंजू ने भी उससे मुंह फेर लिया। 2 दिन बाद ही मिथिलेश उनका घर छोड़कर चले गए। वो जाते हुए अंजू से कुछ कहना चाहता था, मगर अंजू की मां ने उसे अंजू से मिलने नहीं दिया। कुछ दिन बाद अंजू को उसका एक ईमेल मिला, मगर अंजू ने उसे नहीं पढ़ा। उसे डर था कि कहीं उसमें कोई ऐसी बात ना लिखी हो जिसे पढ़कर उसे गिल्ट महसूस होने लगे। आज जब उसने उसकी भिखारियों के बीच बैठे तस्वीर देखी तो उसका मन उस बात को जानने को बेचैन होने लगा जो मिथिलेश ने आखिरी बार अपनी ईमेल में लिखी थी।
उसने तुरंत उस ईमेल को ढूंढा और पढ़ने लगी। ईमेल में लिखा था, जानता हूँ मेरी उन सब बातों ने तुम्हें चौंका दिया होगा, मगर इतना जान लो कि मैं जो तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वो प्रेम जरूर है, लेकिन उसमें वासना अंशमात्र भी नहीं है। मैं कभी तुम्हें पाना नहीं चाहता था, तुम्हारा होना ही मेरे लिए काफी था, पर मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं सोचती, इसलिए मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। अब जब तक तुम मेरे इस ईमेल का जवाब नहीं दोगी, तब तक मैं कुछ नहीं लिखूंगा और रोज नहाऊंगा भी, तुम्हारी माफी के इंतजार में। ईमेल पढ़कर अंजू सोचने लगी कि क्या सिर्फ वही मेरे बारे में ऐसा सोचते थे, क्या वो उनके प्रति आकर्षित नहीं थी। इसका जवाब खुद से कहने से पहले ही अंजू ने अपने दिमाग से यह प्रश्न निकाल दिया। फिर यह जानते हुए भी कि अब इसका कोई फायदा नहीं, उसने ईमेल के जवाब में माफ किया लिखकर मिथिलेश कुमार को भेज दिया।